हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ जो दो टॉपर्स मौजूद हैं उनमें से एक टॉपर को डेफिनेटली आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा और इस बार वो फिर से हमारे साथ आए हैं सेलेक्ट होकर के 2022 का एग्ज़ाम भी उन्होंने निकाला है। शशांक जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उन्मेश जी हमारे साथ हैं, इन्होंने नायब तहसीलदार की पोस्ट पाई है। तो जानते हैं इनसे कि कैसा रहा सफ़र और पोस्ट इम्प्रूव होने का क्या राज है शशांक जी का, और इसके साथ ही जो इन्होंने मेहनत की इतनी और पोस्टिंग के बाद का जो अनुभव रहा, ट्रेनिंग का जो भी अनुभव रहा, वो सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि हमने पिछली बार बात भी की थी कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छी पोस्ट लेकर के आएंगे। और ओके, तो सिलेक्शन हुआ लास्ट टाइम, उसके बाद की जर्नी बताइए, स्टोरी उसके बाद की। स्टोरी उसके बाद ऐसा था कि मैंने बेटर एक्सपेक्ट किया था खुद से, जैसा मैंने पहले पिछले जी बिल्कुल। फिर मैंने आरटीआई कॉपीज का वेट किया और क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया और उसके जस्ट एक महीने बाद मेंस का भी बिल्कुल डेट आ चुका था जी। तो फिर मैंने आरटीआई कॉपीज 21 जो एग्जाम था वो डाउनलोड करी और उनमें चेक किया कि मेरे को मार्क्स कैसे मिले, कहाँ पर कमी, और उन आरटीआई कॉपीज को मैंने सौरभ सर को भी सेंड किया कि ये जो मैंने आंसर लिखा है इसमें क्या कमी रह गई थी और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सर ने मुझे बताया था कि मेरा आंसर जो था वो कंटेंट वाइज तो सेटिस्फैक्टरी था, बट मैंने उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया था। हेडिंग्स और जो एक फ्रेमवर्क बना के आंसर्स देते, क्रिएटिविटी में कमी थी। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम सिर्फ यही कोशिश करी कि जो भी मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ उसको ऑर्गेनाइज तरीके से फ्रेमवर्क बना के प्रॉपर, और वो मैंने इस बार ट्राई करने का कोशिश किया। और जी बिल्कुल। मेंस में टाइम भी बहुत कम था, तो वो कैसे मैनेज किया फिर? मेंस में टाइम जब कम था तो क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था पिछला एग्जाम दिए हुए, तो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। और जो मार्क्स मिले थे, जैसे पेपर 7 में मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 मार्क्स मिले थे, तो फिर मैंने वो कोशिश करी कि जहाँ जहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले उन एरियाज में मैंने ज़्यादा वर्क किया। और फिर पिक्चर एकदम क्लियर थी, अब बस इम्प्रूव करना था आपको टाइम के साथ में। उन्मेश जी, आपसे जानेंगे कि आपका स्कूल बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन, ये सब क्या कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? मैम मेरा जो स्कूलिंग जो है, मैं तो सारंगढ़ से हूँ। मैंने स्कूलिंग जो है रायगढ़ से ही किया है। उसके बाद से मैम ग्रेजुएशन जो है मैंने बिलासपुर से किया है, सीएमडी कॉलेज से ही। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से ही मैंने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैंने दिल्ली ऐसे ही ज्वाइन किया था, DIA ही ज्वाइन किया था प्रीलिम्स के लिए, और काफ़ी हेल्पफुल रहा था क्लासरूम। तो ये कैसे ड्रीम था आपका कि सिविल सर्विस में आना है, कि क्यों चूज़ किया? आप कहीं और भी जा सकते थे। मैम हाँ, बोल सही रहे हैं, लेकिन एक इंस्पिरेशन जो है ना मेरे मामा जी से मुझे मिला था कि वो गवर्नमेंट जॉब में। जी। और जो मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने कभी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला था कि आपको यही करना है, ऐसा है वैसा है बोल के, लेकिन एक मेरे मामा जी का विज़न था कि कोई कुछ अच्छा करूं, समाज सेवा करूं, सिविल सर्विस में जाऊं, एक अच्छी मतलब सोसाइटी से जुड़ना। जी मैम जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक सिविल सर्वेंट के जी साथ मैम में जो आती हैं। तो एक मैं पहले तो अपने मामा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दिया कि इस फील्ड में जाना चाहिए बोल के। जी शशांक, आप बताइए, जब पोस्टिंग हुई, फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी आपकी? पोस्टिंग में अभी ट्रेनिंग नहीं लगी थी मेरी, डायरेक्ट आपको सर्कल ट्रेनिंग जो है मैं उसमें था। सर्कल बालोद में मेरी पोस्टिंग थी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। ओके तो मैं सर्कल ट्रेनिंग में बालोद में ही अपनी ट्रेनिंग चल रहा। ओके, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? जो मतलब ड्रीम देखते हैं इतने सालों से कि अब गवर्नमेंट जॉब लग जानी चाहिए, तो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा था आपका ऑफिस का? ऑफिस जैसा भी हम लोग जब सिविल सर्विसेज में नहीं होते तो हमको लगता है कि एक प्रॉपर 9 to 6 ऑफिस डेस्क जॉब रहेगी। और वो मेरा पहले ही दिन पूरी हो। अच्छा कि कैसे, क्या थी इसके पीछे की कहानी? मैं सुबह प्रॉपर टाइम पे पहुंचा ऑफिस, और जैसा कि मेरे दिमाग में था कि प्रॉपर 9 to 6 जॉब वो करके मैं निकलूंगा, बट 5-6 बजे, क्योंकि हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट में थे और एक्साइज डिपार्टमेंट में मोस्टली जो इलीगल एक्टिविटीज होती है वो शुरू होती है शाम के बाद। ओके तो हम लोग जब रेड मारने निकल रहे हैं या फील्ड में निकल रहे हैं तो हम निकलते ही 6-7 बजे तक। और फिर हमारा शुरू हुआ वो प्रोसेस जब हम रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक उन एक्टिविटीज के ऊपर वॉच कर रहे हैं, आरोपियों को पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ। और
जैसा फिल्मों में होता है ना, हाँ, हाँ, दिखाते रेड हैं, दिखाते हाँ, हैं, वो बिल्कुल। सेम प्रोसेस। ओके हम अपने जो मुखबिर थे उनको फोन कर रहे हैं, ओके, उनसे तो ये सब रियलिटी है हाँ, मतलब। reality है, हम ऐसे चेक पॉइंट्स लगा के बैठे हुए हैं कि Okay. 3 पॉइंट से 3 जगह से वो जा सकता है, तो तीनों हाँ। जगह एक एक पॉइंट्स है और उनका ट्रैकिंग कर रहे हैं। बाइक में 2 लोग पीछे हैं और हम लोग अच्छा। फोन करके पूछ रहे हैं कि अभी वो किस रास्ते से जा रहा है। तो वो ओके, film में था। काफी जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आई होगी फिर तो, बिल्कुल। बहुत Okay. interesting था। ओके, काफी चैलेंजिंग वर्क है, मतलब ऐसे लगता जरूर है कि ठीक है हाँ, गवर्नमेंट जॉब है। एक्चुअल में होता क्या है, नेगोशिएशन लेवल पे ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, हम्म। क्योंकि जब आप किसी गांव में जाते हैं तो एक अभी भी जैसा हम देखते हैं कि पुलिस का या जो यूनिफॉर्म वाली जो जॉब होती है, उनका एक नेगेटिव जो है आइडिया लोगों में अभी भी है, माइंडसेट है mindset लोगों है। के अंदर। तो वो जैसे ही गांव में अगर कोई आदमी इलीगल एक्टिविटी कर भी रहा है और पुलिस उस पर एक्शन लेती है, तो पूरे गांव वाले कहीं ना कहीं सपोर्ट में ओके, आते हैं, तो भीड़ जमा मतलब हो जाती है। गवर्नमेंट को वो सपोर्ट नहीं करते अपना, हाँ हाँ, इस तरह से मतलब चीजें उनको होती ऐसा हैं। लगता है आपको कि जो- अपोजिशन झेलने हाँ, मिलता पुलिस- होगा। वो उनको ऐसा लगता है कि पुलिस, क्योंकि हम तो इलीगल एक्टिविटीज पे वो कर रहे जी। हैं और उनको ऐसा लगता है कि पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। ओके तो ओके, फिर वो एक तो एक conflict डर का भी status- है कहीं लोगों के अंदर में। हाँ, रात में, क्योंकि रात में क्या होता है, सपोर्ट डे टाइम पे तो आप सपोर्ट पुलिस को फोन करके या फिर एक्स्ट्रा बिल्कुल। फोर्स मंगा सकते हैं, बट रात में ऐसी सिचुएशन, बहुत सारी जगह हम ऐसे गए जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। ओके, अब उस नेटवर्क नहीं है उस जगह पे, आप अगर ऐसी सिचुएशन अराइज कर दिए कि कॉन्फ्लिक्ट की स्टेटस बन गई और आपके पास, आप एक सब इंस्पेक्टर है, आपके पास 2 कांस्टेबल होंगे, फोर्स नहीं है आपके फोर्स पास आपके पास है पूरी। नहीं, तो आप ऐसी सिचुएशन को निगोशिएट करना आपको सीखना सबसे बड़ा मेरा एक बोल सकते हैं लर्निंग था। Okay. कि आपको अपना काम भी करना है, हाँ, परंतु सामने में कॉन्फ्लिक्ट का स्टेटस भी अराइज होने नहीं उनको कैसे भी करके कन्विंस करना है कि वो कोऑपरेट करें हाँ, आपके वो साथ में। cooperate करे, भले एक्शन उनके खिलाफ हो, बट Okay. हाँ, उनको ये समझाना है कि पुलिस अपना काम कर रही है and जी। जो भी होगा वो लीगल तरीके से होगा। वो एक ओके, learning तो इसका रीजन है कि एक तो डर है हाँ। और दूसरी इमेज आपने बताई कि बनी हुई है, और इसको दूर कैसे किया जा सकता है अगर ग्राउंड लेवल पे हम बात करें, तो इससे कैसे ओवरकम करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा इलीगल जो लिकर हाँ। बनती है वो काफ़ी, क्योंकि ट्राइब्स को एक हमने छूट दे के रखी हाँ। उनके कल्चर की वजह से, तो इस वजह से काफ़ी है ये। तो कितना है एक्चुअली में ग्राउंड पे, क्या है स्थिति इन सब चीज़ों की? ग्राउंड रियलिटी मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को लोगों ने ऐसा ही समझ लिया है कि अगेंस्ट ही एक्शन लेंगे, जबकि अभी जैसा कि देखा जाता है मोस्टली अब वो रेगुलेटरी पोजीशन में ज्यादा आ गई, अब कंट्रोलिंग पोजीशन में है नहीं। जी बिल्कुल। अब सिर्फ रेगुलेट करने का, एक्साइज में हमारा 2 काम थे कि रेवेन्यू बढ़ाना है और इलीगल जो ट्रेड हो रहा है उनको रोकना है। ओके, तो ये चीज जो है, माइंडसेट को चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लगा है कि जब भी चीजें एस्केलेट होती है तो शांति से पूरी भीड़ से बात ना करके आप Okay. जिनके घर में भी एक्शन ले रहे हैं उनके जो लीड जो मुखिया है, मुखिया से बात हाँ, करें। उनके सामने उनको समझाइए कि जो भी रेड होगी वो आपके सामने होगी। हम्म, और हमने कोई ऐसा कोई इलीगल एक्शन लिया, आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए इस चीज का, ओके, आप हम वहीं पर उनसे साइन करवाते हैं कि भाई पूरे होशो हवाश में आप आपके सामने हम परमिशन ले रहे हैं कि आपके यहाँ की तलाशी लेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है ट्रस्ट पहले बिल्ड करना होगा ओके, कि हम जो है किसी नॉर्मल इंसान को या फिर जो आरोपी नहीं है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, परंतु अगर आप अपराध कर रहे हैं तो फिर तो एक्शन बिल्कुल। वो फिर जैसा कानूनी प्रक्रिया है प्रक्रिया वैसे वो एक्शन follow लिया करेंगे। मुझे जाए। ऐसा लगता है ट्रस्ट बिल्ड करना बेसिक रिक्वायरमेंट है फिलहाल ये माइंडसेट को हटाने के लिए। ओके ओके, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट की जो human to बात human कर contact। होती है। ओके ओके, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है आपका। उन्मेष जी आप बताइए, जब प्री की तैयारी की आपने, तो आपने पहले भी कभी इंटरव्यू दिया था इसके पहले? मैम मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, ओके उसमें 60 मार्क्स मिले थे। 60। ओके ओके, तो आपका कंटिन्यू प्री निकला मतलब, तो प्री से जो मेंस का एक सफ़र होता है डिफरेंट होता है, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम के बाद टाइम भी बहुत कम बचता है, हमको रिवीजन करना होता है, उसमें पढ़ना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्रैक्टिस भी लगती है कहीं ना कहीं जी हाँ, आंसर जी हाँ। राइटिंग की। आप साल भर करें वो अलग हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के पहले तो ज़रूरी होता है। जी तो हाँ। वो कैसे किया आपने, क्योंकि 2 मेंस कंटिन्यू लिखे, तो वो कैसे किया फिर? मैम इसके लिए तो मैं टेस्ट सीरीज़ को ही बोलना चाहूँगा। टेस्ट सीरीज़ में जितना ज़्यादा आप आंसर्स लिखेंगे उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और देखा जाए तो पेपर 4 भी देखा जाए तो रिपीटेड रहते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है ना मैम, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जो सिलेबस में दिया है उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं।
और पेपर 6 फिलोसफी की बात की जाए वो भी रिपीट होती है, आप PYQ देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उस पर करेंगे तो। और मैम जैसे ऐसे पे बात किया जाए, ऐसे पे आपका जो मैम इंट्रो और कंक्लूजन काफ़ी अच्छा होना चाहिए जो, और बॉडी आप जैसे जमा रहे हैं पॉइंट वाइज, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग में वो इम्प्रूव होगा मैम। ओके, ऐसे का एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं कि ऐसे कैसे लिखने पे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं? पॉइंट्स में लिखना चाहिए या पैरा में लिखना चाहिए? क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है यहाँ पे, अपने हिसाब से ही लिखते हैं स्टूडेंट्स जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, या मिक्स करना चाहिए कहीं कहीं पे दोनों ही टेक्निक को? जी मैम, मेरे को फील होता है जैसे कि ऐसे 4 में से 2 तो प्रेडिक्टेड ही आते हैं, मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसे आने वाले हैं। जी। तो पहले आप इंट्रो पे फोकस कीजिए, आप कोट्स जितने मतलब इंट्रो में अच्छे से आप फ्रेम कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं ये कोट्स को मैं बीच में डालूंगा या उसमें डालूंगा। आप इंट्रो अच्छे से दीजिए, जैसे बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है आर्टिकल 32 इज द, जी जी जी। वैसे ही मैम Okay. हार्ट है जो, ऐसे का हार्ट जो है मैम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है मैम। ओके, बीच में तो आपको फैक्चुअल डेटा डालना जी मैम, है, जी मैम, ये जी सब मैम। लिखना है। बाकी स्टार्ट और शशांक आपका भी एग्री हैं आप इन चीजों से? मैंने ऐसे की प्रिपरेशन में क्या किया था, बेसिकली जो प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स आए थे उनको कैटेगराइज कर दिया था। ओके। ट्राइबल और विमेन के प्रॉब्लम्स पे कुछ ऐसे आ रहे हैं, योजनाओं पे कुछ ऐसे आ रहे हैं, और Okay. कुछ ऐसे नॉर्मल्स आते हैं। जैसे 2021 में आया था दंतेवाड़ा और अबूझमाड़, जी। ये लिखा हुआ था। तो उसमें वो आपका पर्सपेक्टिव, आप उसको कैसे ओके, Deal करना। खुद की क्रिएटिविटी और नॉलेज है। हाँ, तो फिर मैंने उन सब कैटेगरीज पे, जैसे योजना अगर आ गई तो फिर योजना का इंट्रोडक्शन देते हुए फिर योजना के क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनके बेनिफिशियरीज क्या क्या होंगे, और अभी उसमें क्या लैक है, और इम्प्लीमेंटेशन में मैंने ऐसा एक फ्रेमवर्क बना दिया था कि अगर योजना आता है तो मुझे ऐसा लिखना है, अगर Okay. प्रॉब्लम ट्राइबल और वुमेन बेस्ड प्रॉब्लम ऐसे आता है तो मुझे ऐसा लिखना है, नेशनल इशू पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो नेशनल लेवल पे जाके उसको इंटरनेशनली कैसे रिलेट करना है। ओके। तो फिर मैंने वो टॉपिक्स को ऐसा एक फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ था, और वो टॉपिक्स मोर और लेस उसमें आ जाते हैं, फिट बैठ जाते हैं। मतलब कोचिंग से जितने नोट्स मिले या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद से अलग से मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। जी। बहुत सारे पेपर की डिमांड होती है कि आप इस तरह से उनके नोट्स बनाइए या कैटेगराइज करिए जैसे आपने किया था। तो ये बिहाइंड द सीन वाली मेहनत जो है, जो दिखती नहीं है मोस्टली लोगों को, ये काफ़ी इम्पैक्ट डालती है सिलेक्शन में। मुझे लगता है कि 90 से 26 साल में ऑर्गेनाइज ओके ओके, काफ़ी बेनिफिट मिला आपको। उन्मेष, आपका सेकंड इंटरव्यू था, तो लास्ट इंटरव्यू में क्या गलतियां हुई थी आपसे जो इस बार आपने सुधारी और आज आप पोस्टेड है? जी मैम, मेरा एक फ्रेंड है जी, वो मेरे को बोला कि मॉक देखने के बाद, भाई हमारी दोस्ती ही इसीलिए हुई थी कि तू काफ़ी चिल Okay. रहता है ना, कि खुल के बात करता है। जी। इंटरव्यू में तेरे मॉक देख रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, काफ़ी तो बंधा लग रहा है, ओके। मोक्ष की प्राप्ति तुझे नहीं हो पाएगी। ओके। तो मैंने बस उसकी बात सुनी, मुझे लगा कि सही बोल रहा है, कि मैं अपने आप को थोड़ा क्यों बांध के रख stress रहा हो गए थे या आप हूँ। जी मैम, नर्वस थे, ऐसा कुछ था? मैम नर्वसनेस नहीं, मतलब मैं मॉक में थोड़ा सीरियस हो जाता था, Okay. ऐसा टाइप, मैं खुल के बात नहीं कर पाता था। Okay. तो इस बार आपको लग रहा था सीरियस होने पे जी सिलेक्शन हो जी गया जी है? मैम, तो वो मेरे को सजेस्ट किया कि भाई तू फेक क्यों, एक्टिंग क्यों कर रहा है। ओके ओके, तो जेन्युइन रहिए। जेन्युइन मैम, तो मैं ये वाले इंटरव्यू पे एकदम, मैं जो था, मैं जैसा बंदा हूँ जेन्युइन हूँ, ऐसा चिल टाइप का गया था। और कैसे क्वेश्चन पूछे आपसे बोर्ड ने? मैम इंटरव्यू बोर्ड का देखा जाए तो मैम 4-5 सेक्शन से ही क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैम इंट्रो पे किया गया, ओके मेरा जो डिस्ट्रिक्ट नया अभी सारंगढ़ जो बना है उस पे पूछा गया ओके मैम, और हॉबी जो थी मेरी रीजनल फिल्म्स देखनी और मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़नी, उस पे क्वेश्चंस पूछे गए। फिर मैम एजुकेशनल बैकग्राउंड पे पूछा गया, और जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, वाई सिविल सर्विस, वाई डू यू वांट टू, और मैम करंट इश्यूज पे जो क्वेश्चंस किए गए, जो चंद्रयान है और फॉरेस्ट फायर, ये सब पे क्वेश्चंस किए गए। जी मैम। शशांक, कोई ऐसी स्टोरी आपकी जॉब से रिलेटेड अभी तक की जो थी, वो जो आप शेयर करना चाहें, या सीनियर्स का कोई किस्सा हो, क्योंकि बहुत लेग पुलिंग भी होती है कभी कभी ऑफिस में, या बहुत एंटायरली सपोर्टिंग टीम मिली, कैसा था? सपोर्टिंग टीम थी, बहुत सपोर्टिंग टीम थी। जैसा हम लोग फिल्म्स में देखते हैं ना, जो आरोपी होते हैं या फिर जो स्मगलर्स होते हैं, उनका एक नाम होता है। ओके।
तो हम लोग एक स्मगलर के पीछे पड़े हुए थे जिसका नाम था डायमंड। ओके, डायमंड, इंटरेस्टिंग। तो वो सप्लाई करता था। ओके, तो हम लोगों ने उसके लिए करीब 3-4 रातें मेहनत करी उसको पकड़ने के लिए, और मतलब हमने एक रात को करीब करीब उसके पीछे 25 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। ओके, फिर पकड़ाया वो रात में? नहीं नहीं पकड़ाया, भागने के तरीके उनको पहले से पता होते हैं। एक्चुअल में वो पूरा एरिया जानना, मतलब आप जिस एरिया के इंचार्ज हैं उस एरिया में आपको हर एक रोड कहाँ जाती है, और वो छोटे छोटे जो कोटडंडी होते हैं, हम लोग मोस्टली होते हैं कार में जी, वो होते हैं बाइक में। ओके, तो उनके लिए भागना आसान होता है। होती है एज कम्पेयर टू अस। ओके। और रात में वैसे भी विजन जब कम हो जाती है तो ये एक चैलेंजिंग टास्क था, पर वो जो डायमंड था अभी तक बचा हुआ है। अंततः डायमंड पकड़ा नहीं है। अंततः पकड़ा जाएगा एक आध दिन तो जरूर। जब हम लिकर की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है इससे, लिकर से। तो ऐसा क्यों है कि छत्तीसगढ़ में शराब इतनी ज़्यादा बिकती है? शराब सबसे पहला तो ट्राइबल डोमिनेटेड है, अराउंड 32% हम लोग एसटी जो हैं, और एसटी जो होते हैं वो शराब कंजम्पशन जो है, लिकर कंजम्पशन वो सिर्फ नशे के लिए नहीं करते। ओके, वो उनके पूरे लाइफस्टाइल में है, उनका Okay. उसका पार्ट है। वो अपने भगवान को भी शराब पिलाते हैं, उनके यहाँ जब शादियाँ होती है तो भी उनमें वो लिकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके यहाँ कोई फैमिली फंक्शन है अदर देन मैरिज तो भी वो लिकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जब आप के स्टेट का इतना बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट है लिकर, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंजम्पशन हाई है। ओके, वो बट ऑब्वियस है कि वो लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, और उनके कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें। से जुड़ी मुझे लगता है अल्कोहल कंजम्पशन हानिकारक तब हो जाता है जब हम एक लिमिट से ज़्यादा उसको कंज्यूम करते हैं, या फिर डेली जो कंजम्पशन है। अल्कोहलिज्म का जो डेफिनेशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि अल्कोहल कंजम्पशन अगर डेली रूटीन में आ जाता है, या फिर आपकी वो हैबिट में आ जाता है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल, या फिर डेली एक्टिविटीज करने में आपको प्रॉब्लम, हाई लेवल पे एडिक्शन, तो अल्कोहलिज्म प्रॉब्लम होती है। Okay. और दूसरा कारण मुझे ये भी लगता है कि हम एग्रीकल्चर सोसाइटी है, 80% अभी भी हमारे, और आप अगर देखोगे एग्रीकल्चर हाई लेबर डिमांडिंग जॉब्स है, आप सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको बहुत भारी भारी जो बोरियां हैं ये सब उठाने होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू स्लीप पीसफुली। ओके, तो उसके लिए वो लोग कंज्यूम they have adopted कि if they consume liquor Okay, they okay. get a good night's sleep. So ओके, I guess ये तो ठीक है, जस्टिफाइड है यहाँ पे कि हाँ लेबर जो कैटेगरी है वो पी रहे हैं। लेकिन जैसे बिलासपुर में निजात अभियान चल रहा है, उसमें देखा है कि बहुत यंगस्टर्स जो हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लिकर कंजम्पशन में। तो क्या हमारे यहाँ कानून में कुछ कमी है या कड़ाई नहीं है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? लॉस तो आई गेस बहुत सारे हैं। मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन पे और एक दो लेवल पे है। मुझे लगता है सोसाइटी लेवल पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमने थ्रू OTTs, थ्रू मूवीज और जो जितने भी सोशल मीडिया है उनके थ्रू हमने जो है लिकर कंजम्पशन को कूल एक स्टेटस ओके, या टोटली एग्री कि एक स्टेटस सिंबल है, जो नहीं पीता है वो बैकवर्ड है, ये सब चीजें। और एक दूसरा होता है कि क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, एक बेस बन चुका है, तो जो सामने वाला बंदा है जो नहीं भी करना चाहता वो पीयर प्रेशर में, क्योंकि उसको ग्रुप में जमे रहना जी, तो वो ऐसा करके आ जाता है। तो मुझे लगता है एक सोसाइटी के लेवल से ये है कि हमने उसको कूल स्टेटस दिया हुआ है, नॉर्मलाइज कर दिया बहुत ज्यादा, हाँ, कि बहुत बच्चे भी ज्यादा पी रहे हैं, normalize। ठीक है, ओके। तो ये एक है। और सेकंड मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंटेशन में हमने जब रूल्स बनाए हुए हैं कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा लिकर सेल नहीं कर सकते, और एक 21 की एज से नीचे के जो है उनको नहीं दे सकते। फिर भी हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले। ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये फैक्ट की एक क्वांटिटी होती है पर पर्सन सेल करने की। पर पर्सन सेल करने की क्वांटिटी होती है, पर पर्सन जो है आप होल्ड करके कितना रख सकते हो उसकी भी क्वांटिटी होती है। ओके ओके, हाँ, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, लैग कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। दोनों साइड से लगता है, एक सोसाइटी के साइड से कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के वो एक गैप है। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी करने वाले बच्चे भी जो बिलासपुर में रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही पढ़ा था, निजात वालों ने जब पकड़ा था किसी को, तो जो बाहर से आते हैं बच्चे उनको बहुत छूट मिल जाती है।
हाँ एक वो है, और दूसरा मुझे लगता है कि जैसा मूवीज ने किया हुआ है कि आप सैड हो, पी लो, हैप्पी हो, पार्टी कर लो। हाँ कुछ छोटा सा ओकेशन आया, तो आई गेस दिस थिंग इज, और हम लोग इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम लोग इसको बता नहीं पाते लोगों को। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में वो आपके हेल्थ इश्यूज को प्रॉब्लम करता है, आपकी पढ़ाई में भी आपको वो प्रॉब्लम करेगा क्योंकि आप फोकस्ड नहीं रह पाओगे। फाइनेंशियली आप ऑलरेडी घर से पैसे लेके इधर बहुत मुश्किल से वो कर रहे हो, और वो इतना बड़ा रेवेन्यू चला जाता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको अनस्टेबल कर सकता है फाइनेंशियली, सोशली भी आप कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाते हैं, आप सोसाइटी से हट जाते हैं, क्योंकि आपका ग्रुप ही इतना अजीब बन जाता है कि आप ऑल टाइम नशे और इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये चीज़ें भी कॉमन हो गई हैं आजकल। ओके, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन आई होप आप जैसे ऑफिसर्स बनेंगे तो बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ों को। अब आप दोनों का ही आगे का क्या प्लान है शशांक, आप बताइए। अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है। ओके, अभी तक जितना ये आया है अभी इसको ही ग्रास्प करने में टाइम लगेगा। ओके, ऑब्वियसली विल ट्राई फॉर बेटर, यहाँ तक पहुँचे तो होपफुली आगे भी पहुँच जाएंगे। ओके, अभी सौरभ सर से मिलकर कुछ डिस्कस करके विल प्लान करेंगे। जी बिल्कुल। उन्मेष, आपका क्या प्लान है? मैम जैसा कि शशांक सर ने कहा, आगे का प्लान है। आगे का प्लान है। ओके, और जी मैम, और रैंक इम्प्रूव करनी है। जी मैम, जी मैम। ओके ओके, ये हॉट सीट है, इस पे जो बैठता है उसकी रैंक जरूर इम्प्रूव होती है। मैं साथ में शशांक सर के साथ में वो तो बिल्कुल इम्प्रूव तो होगी। ग्रुप बनाइए अच्छा, और जैसे शशांक ने जी, पिछली बार जी, मैम। बताया था कि फ्रेंड्स भी थे काफी अच्छे आपके। मैम अच्छा, ओके ओके ओके, साथ में आप लोग स्टडी करते हैं? साथ में हम लोग यहाँ डीआईए लाइब्रेरी में भी साथ में थे, उसके बाद पिछले बार मेंस भी साथ में थे, पिछले बार हमारा इनफैक्ट इंटरव्यू का डेट भी एक ही दिन था। अरे वेरी नाइस। मतलब ऐसा सर्कल होना जरूरी है कि साथ पढ़ेंगे साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। इस बार फिर से मैं साथ में दिया, अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू की डेट्स अलग हो गई थी। ओके, बट निकल तो गया, दोनों का ही जी, अच्छी मैम। पोस्ट में सेलेक्ट हुए आप। लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए। आई से कि डोंट गेट डिसहार्टेंड, इवन जैसा आप लोगों ने बाकी इंटरव्यूज में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं निकाले, परंतु 4th अटेम्प्ट में सीधा डीसी का पोस्ट आ गया। कई सारों का ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जैसा मेरा है, 1st अटेम्प्ट प्री नहीं निकला, 2nd में 90 रैंक, फिर 26, होपफुली अब और बेटर आएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, एंड एक मेंटर चूज कर लेना। पढ़ाई सब करते हैं, बट एक मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता है थॉरोली, आपको 0 से पूरा 100 तक पहुंचाने में मदद करेगा। आई वुड से मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। फाइंड अ गुड मेंटर एंड ऑल द बेस्ट। मैम मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि फिलॉसफी पढ़िए। ओके, जीवन की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी ऐसा। यस मैम, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, ओके, सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलेगी। निष्काम कर्म भी करना है। जी मैम, जी मैम। ओके ओके, मेंस के लिए आंसर राइटिंग फोकस कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके, अभी मेंस का पढ़ सकते हैं दिसंबर तक, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक मेंस का पढ़िए, उसके बाद प्री पे फोकस कीजिए जो अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं। उसके बाद मेंस के बाद जो है प्रीलिम्स के बाद जो है मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बहुत प्रीशियस टाइम निकाला, और एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे ज़रूर, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये थे उन्मेष जी और शशांक हमारे साथ में। दोनों की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, और शशांक जी के में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी देखने के लिए मिले हैं लास्ट टाइम से, काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये चेंजेस आप खुद भी फील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।